बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें एक चीज़ तो आपने ये करनी है कि रेलिवेंट प्रोविजन उसी तरह याद कर लेने हैं जिस तरह आपने CPC में याद किए थे, उसी प्रैक्टिस को फॉलो कर लेना है। इधर से आप जो मैं रेलिवेंट प्रोविजन बताऊं वो आप उसको फिर बियर एक्ट खोलें, बियर एक्ट खोल के वहाँ से उसे देख लें। पिछले पेपर में अगर आपको CPC में बियर एक्ट मिले थे तो फिर इस पेपर में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ प्रोवाइड नहीं करते तो फिर लेके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू कंट्रोल डिस्प्यूट ओवर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आमतौर पर यह होता है कि मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हैं, ज़मीनों के मामलात में नहीं हैं। ये पूरे CRPC के अंदर ये वो वाहिद मकाम है जहाँ पे 145 से लेकर 148 तक 145 टू 148 ऑफ CRPC ये इसका रेलिवेंट प्रोविजन है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो, पार्टीज़ के दरमियान झगड़ा हो, तो उसको रोकने के लिए ये एक मजिस्ट्रेट के इख्तियार है। प्रॉपर्टी ए की है या बी की है, इसका तयन करना है सिविल कोर्ट का काम। यहाँ पे इन दो पार्टीज़ के दरमियान जो झगड़ा मौजूद है उसको कंट्रोल करना है, उस डिस्प्यूट को कंट्रोल करना है ताकि अमन अमान ख़राब ना हो। सेक्शन 145 of CRPC talks about the preventive jurisdiction of magistrate. The sole object of exercising jurisdiction under Section 145 is to prevent parties to fight over possession of immovable property and disturb peace. वो झगड़े ना और अमन ख़राब ना करें, इसका सिर्फ यही मकसद है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट की इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें देखने की हैं वो ये है कि पहले आप मजिस्ट्रेट ये देखता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट मौजूद है, यानी डिस्प्यूट मौजूद है। पहली चीज़ ये देखनी है, मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए कि वाकई झगड़ा मौजूद है और अगर मैंने ना रोका तो ये ख़राबी की तरफ मामला चला जाएगा। और ये झगड़ा किस हवाले से मौजूद है, उसी लैंड के हवाले से जिसका केस सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है। पार्टीज उसके ऊपर लड़ रही हैं, वो कहते हैं मेरी ज़मीन है, वो कहते हैं मेरी ज़मीन है। और अगर ये झगड़ा ना रोका गया तो डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, फिर अमन अमान ख़राब हो जाएगा, इलाके में कोई कत्ल कोई इस तरह का हो सकता है। और वो जो ज़मीन है वो अदालत के मजिस्ट्रेट के इख्तियार समात में भी आती हो। अदालत को जब ये तसल्ली हो जाती है तो फिर अदालत दोनों पार्टीज़ को बुला लेती है, उन पार्टीज़ को सुनती है, उनसे एविडेंस लेती है और डिसाइड कर देती है कि इसके ऊपर कब्ज़ा किसका है, ए का है या बी का है। जिसका कब्ज़ा होता है उसको दे देती हैं और दूसरी पार्टी को रोक देते हैं कि अब आपने इस प्रॉपर्टी के नज़दीक नहीं आना, या प्रॉपर्टी को अटैच कर देते हैं। और अटैच करके यानी ना ए के कब्ज़े में है ना बी के कब्ज़े में है तो फिर प्रॉपर्टी को वो अटैच कर देंगे। अटैच करके उसके ऊपर एक रिसीवर तैनात कर देंगे। रिसीवर का मतलब होता है एहतमाम करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लैंड कल्टीवेटेड लैंड है तो उसको अगर वैसे छोड़ देंगे, अटैच करके रख देंगे यानी कुर्क करके रख देंगे, तो फिर उसकी जो फसल है वो भी तबाह हो जानी है। मोहतमिम इसलिए तैनात किया जाता है ताकि वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, इंतज़ाम संभाल सके, उसका एहतमाम संभाल सके। और जब वो फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो वो बेच कर आके अदालत में पैसे जमा करवा देता है। अगर अदालत को इस दौरान समन देकर किसी गवाह को बुलाना है तो अदालत वो भी बुला सकती है। यानी सिविल कोर्ट वाले बहुत सारे काम फिर मजिस्ट्रेट कर सकता है यहाँ पे। और अगर अटैचमेंट कर दी है तो फिर अटैचमेंट जितने अरसे के लिए ज़रूरी होगी, जैसे ही वो ज़रूरत अदालत समझेगी कि ये ख़त्म हो गई है तो उस अटैचमेंट को वो ख़त्म करके उसके हवाले कर देंगे जिसको वो समझेंगे कि ये इसका बेहतर पोजेसर बनता है। इंटाइटलमेंट नहीं देखनी इस अदालत ने सिर्फ पोजेशन देखना है कि ये कब्ज़े में किसके थे। हो सकता है कि मुज़ेरे के कब्ज़े में हो और मालिक छुड़वाना चाहता हो, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर उसे नहीं छुड़वा सकता
किराए के भी असूल होते हैं, इसके भी कुछ जो है ना कानूनी तकाज़े होते हैं, नोटिस देकर या फसल तैयार होने के बाद ही जो है ना इसको हैंड ओवर किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डबल जुपार्डी के हवाले से। ये एक लैटिन मैगज़िम पे बेस करता है। नीमो डेट बिस वेक्सारी प्रोनेच एट इटम काजा, नो पर्सन शुड बी ट्वाइस डिस्टर्ब फॉर द सेम कॉज। इसको सेक्शन 403 डील करता है। इसके कहने का मकसद ये है डबल जुपार्डी में ये क्वेश्चन डिफरेंट स्टाइल में आ सकता है आपके पास। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बने होते हैं ये पढ़ लिया करें, ताकि वहाँ पे अगर वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो कोई मसला ना बने कि एक शख्स को 2 दफ़ा किसी मसले के अंदर उलझाया जा सकता है। नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक दफ़ा चोरी करने वाले को 4 दफ़ा चोरी के मुकदमे में पेश नहीं किया जाएगा। पर्सन वन कन्विक्टेड और इक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस एक्सप्लेन, कि एक शख्स का मुकदमा चला, किसी कम्पिटेंट कोर्ट के पास चला, वहाँ एक्विशन हो गई या वहाँ एक्विटल हो गया या उसको कन्विक्शन हो गई, बरियत हुई या सजायाबी भी हुई, जो भी उसका आउटकम निकला, उसके बाद दोबारा उसके ऊपर केस दायर नहीं किया जाएगा। डबल जुपार्डी यानी रोकता है कि अगर एक प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड ट्रायल था, यानी पहले वो ऑलरेडी एक कोर्ट में चल चुका है और उसके अंदर सेमनेस ऑफ द ऑफेंस थी पहले ट्रायल में और दूसरा, तो दूसरा नहीं होगा। पहले के अंदर ही उसको अगर प्रीवियस ट्रायल के अंदर वो कन्विक्शन पे या एक्विटल पे ख़त्म हुआ है और सज़ाई जो हुई नाफिज हुई है या जो उसे बरियत हुई है वो उसके ऊपर अमल दरामद भी करा दिया गया है, तो फिर अब उसे दोबारा अदालत के सामने पेश नहीं किया जाएगा उसी मुकदमे के अंदर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। 235 में आप जाके देखेंगे, वहाँ पे अगर 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंस हों, यानी 2 डिफरेंट ऑफेंसेस हों, एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है बल्कि 2 डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, तो फिर उनके ऊपर ऐसा है कि उसको अलग अलग ही सज़ा दी जाएगी, अलग अलग ही उसका ट्रायल किया जाएगा। या ये ऐसी सूरत है कि जो पिछली कोर्ट थी वो कम्पिटेंट नहीं थी, तो फिर उसका दोबारा ट्रायल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंटर ऑफ चार्जेस के हवाले से, कि ऐसे कौन से इल्ज़ामात होते हैं जिनको यकजा करके मुलजिम को इकट्ठा पेश किया जाता है, हर काम के लिए अलग अलग नहीं किया जाता। एक ट्रांजैक्शन के दौरान उसने दीवार भी फलांगी, अंदर से चोरी भी की, अंदर जाके कोई उसने और भी ऑफेंस कमिट कर दिया, तो इन तमाम ऑफेंसेस को एक ही उसके अंदर मुकदमे के अंदर एक ही चार्ज के अंदर जो है उसको निपटा जाएगा। जॉइंटर का मतलब होता है यकजा कर देना। व्हेन अ पर्सन इज ट्राइड फॉर मोर देन वन ऑफेंस इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, वो हालात ऐसे बनते गए कि वो जुर्म करता चला गया और वो सारे के सारे इकट्ठे उसके ऊपर लगाए जाएंगे। वैसे आम असूल ये है, जनरल रूल ये है कि सेपरेट चार्ज होता है हर ऑफेंस के लिए, सेक्शन 233 में दिया हुआ है। इसके लिए जो आपने प्रोविजन लिखनी है वो है सेक्शन 233, 234, 235, 236 और 239। कौन कौन से ऐसे जुर्म होते हैं जिनको इकट्ठा कर लिया जाता है? एक साल के अंदर एक ही नोयत के अगर 3 जुर्म किए हैं, यानी 3 दफ़ा ही चोरी की है, तो ऐसे चोर को इकट्ठा जब यानी गिरफ्तार किया जाएगा तो तीनों इल्ज़ामात जो उसने एक साल के अंदर 3 चोरियां की हैं उसका एक ही ट्रायल कर दिया जाएगा, उसका अलग अलग जो है उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा। हाँ, चाहे ये चोरियां उसने डिफरेंट जगहों पे की हैं, ये लाजमी नहीं है एक ही बंदे की चोरी की हो, करने वाला जो है वो एक ही हो, यहाँ शर्त यही है। इसी तरह अगर उसने एक ही ट्रांजैक्शन के दौरान जितने जुर्म किए हैं वो भी सारे एक ही ट्रायल के अंदर उसको उसके ऊपर चार्ज किए जाएंगे। करने गया था वो कोई और जुर्म, लेकिन वो बन गया कोई और जुर्म, तो तब भी उसे उसी एक ही इल्ज़ाम के अंदर, एक ही जुर्म के अंदर उसे पेश किया जाएगा। वो कौन से अशख़ास होते हैं जिनको जिनका इकट्ठा ट्रायल कर दिया जाता है, इकट्ठा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। इसके अंदर अबेटर भी होता है जो यानी इयानत कर रहा होता है, कमिटर जो उसको कमिट कर रहा होता है वो भी होता है, इनकी एड करने वाला यानी एडर भी इसमें शामिल होता है,
और इनकी हेल्प करने वाला वो भी इसमें शामिल होता है। इसी तरह काउंटरफेटिंग के जो ऑफेंस हैं, काउंटरफेट ऑफ काइन और करेंसी बनाने वाले और सिक्कों को करेंसी में ढालने वाले जो लोग होते हैं, वो शुरू से लेकर आखिर तक उस ट्रांजैक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उन सब का इकट्ठा ट्रायल कर दिया जाएगा, उनके ऊपर एक ही चार्ज लगा दिया जाएगा।